देखिए, एक टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये इसके लिए जनरली सिंबल एस यूज कर लेते हैं। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। It's is taken from initial point towards final point, final position. Initial position to towards final position. अब ये इसमें डायरेक्शन का भी सेंस है, लेकिन हम यदि बात करें कि इसका अमाउंट क्या होगा तो इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और एक टर्म होता है डिस्टेंस, इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ। और इन्हीं दो टर्म से एसोसिएटेड है आइडिया एवरेज वेलोसिटी। ये लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। अब आपके मन में ये विचार आ सकता है एक बार को कि आखिर ये एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ पे चल करके गया, ये से भी सेमी सर्कुलर पाथ, ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे चलते हुए गया। अब ए से बी में जो इसने रास्ता कवर किया, इस केस में जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर का आधा पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट यदि पूछे तो वो आप क्या लिखेंगे, ए से बी के बीच का डिस्टेंस दैट इज 2r। ये दो अलग अलग चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। और एवरेज वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन से। और एवरेज स्पीड किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन से। इसे नोट कर लें प्लीज।
सर राइट नाउ। सॉरी, ये नोट कर लिया तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट? यस सर। ठीक, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि एक ऑब्जेक्ट है जो ये 60 किलोमीटर पर आवर, मान लो कार है 60 किलोमीटर पर आवर से चलती जा रही है, और ये ए से बी तक चली आई, कितने देर चलती रही? 2 आवर। और इसके बाद इसने अपना स्पीड बदल लिया, 60 किलोमीटर से इसने, हाँ अब वो 500 सीटी देते, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और ये 4 आवर ये चलती रही, और ये चलती चली गई है मान लो सी पॉइंट पे। ठीक है, तो आपको बताना है ये स्पीड कांस्टेंट है, पहला वाला कितने दूर में, 2 घंटे के लिए, और अगला इस कांस्टेंट है 4 आवर के लिए। आपको इस एग्जाम्पल में बताना है फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू सी। ए टू सी में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो कैसे सॉल्व करें? देखिए, ये हम चलते हुए जा रहे हैं ए से पहले बी तक, और बी से फिर जाएंगे सी तक। तो ये जो आप लिख रहे होंगे, यहाँ एक्सलेशन तो है नहीं, एस बराबर यू टी, 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम है 2 आवर, ये कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। और दूसरा देखिए, यहां से यहाँ एस डैश इक्वल्स टू यू डैश टी डैश, ये सर डैश क्यों लिख दिया, नया नाम दे दिया। ये था 60 किलोमीटर पर आवर और ये है 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, ये आपने वैसे भी तो ये नहीं एस नहीं पसंद हो तो ये फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस छोटे बच्चे भी जानते हैं, आप कार में बैठ के खुद देखते हैं, स्पीड इनटू टाइम वाला आइडिया यूज कर लोगे, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस ही है बी से सी के बीच का, तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा ये। तो ये एस उससे डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। तो ये कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर इंटू कितने लिए हैं 4 आवर, तो ये हो जाएगा 320 किलोमीटर। तो सोचो, हमने जब बात करनी चाहिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 या S प्लस S डैश, और टाइम T1 प्लस T2। पहले आ रहा है 120 और ये किलोमीटर है, और ये दूसरा है 320, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर प्लस 4 आवर, ये कितना हो गया 440 बाई 6 किलोमीटर पर आवर। 2 से कट करना चाहो तो कट कर सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को।
क्या इसको एक बार और समझाऊं? नो सर। नो सर। पेज चेंज करूं? यस सर। नो सर। अच्छा, लिख लें आराम से, फिर मैं बता। सर डन। हाँ, ओके। ओके। पेज चेंज कर दूं? यस यस सर। अच्छा, चेक करो यदि ऐसा हो, ये ए से बी जाता है 6 मीटर पर सेकेंड से, और बी पे जाके यू टर्न लेता है और वापस पहुंच जाता है ए पे, लेकिन आते वक्त स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टोटल डिस्टेंस, सॉरी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट मूवमेंट ए बी ए। यहाँ जो कंप्लीट मूवमेंट दिख रहा है, तो सॉल्व करते वक्त कैसे सोच सकते हैं? ए बी ए की यदि मैं बात करता हूं तो ध्यान से देखिएगा। एज्यूम डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू डी, hence time taken to move from A to B is T1 equals to distance by speed D by 6,
and time taken to move from B to A is T2 equals to D by 8। अब यदि कोई कहता है एवरेज वेलोसिटी, तो हम लोग जानते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ध्यान से देखिए, जहां से चलना शुरू किया वहीं वापस चला आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो कहेंगे जीरो। और टाइम की बात करो T1 प्लस T2, लेकिन जब न्यूमरेटर ही जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो कहलाएगा पूरी यात्रा का। लेकिन एवरेज स्पीड की बात करें, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना, तो डी ए से बी गया, फिर बी से ए आया, टाइम कितना लगा T1 प्लस T2, तो ये डी प्लस डी बाई 6 प्लस डी बाई 8, डी बाई 6 प्लस डी बाई 8। यहां से हम देखते हैं 2D अपॉन 14D बाई 48, 96/14 एवरेज वेलोसिटी चला आया। मीटर पर सेकंड। क्या मैं इसको और एक बार समझाऊं? नो सर। आराम से नोट करिए, पूछिएगा। सर रेटिंग। पेज चेंज करूं? यस सर। यस सर। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, एक particle moving on a straight path cover half
total half of total distance of journey of motion with speed v1 and remaining half with constant speed v2. Find average velocity. ये यदि टोटल डिस्टेंस है d, तो यहाँ ये d/2 और ये d/2, ये पहले किस स्पीड से जा रही है? v1 से, यहां से यहां तक, और फिर किस स्पीड से जा रही है? v2 से, यहां से यहां तक। अब बताइए इसमें टाइम कितना लग रहा है? t1, यहां से यहां का टाइम d/2 अपॉन v1, और यहां से यहां का टाइम कितना लग रहा है? t2 d/2 अपॉन v2। तो यहाँ आ गया d/2 v1 d/2 v2। ये सर आपने टाइम कैसे लिखा? तो सोचो टाइम कैसे लिखते हैं आप? टाइम लिखते हैं जो चल रही हो कार कांस्टेंट स्पीड से, तो टाइम कैसे पता चलता है? डिस्टेंस कितना गई और स्पीड क्या था। सोचो ना, आपकी कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही हो और 600 किलोमीटर जाना हो, तो कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस 600 किलोमीटर और 60 की स्पीड से डिवाइड कर दो, 10 घंटे लगेंगे। तो हमने टाइम देखा। अब यदि मैं जानना चाहता हूं, यहाँ सॉल्व करते वक्त कुछ चित्र वित्र बना लिया, अब सीधे लिख रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी, चूंकि एक ही डायरेक्शन में गया है कार, तो यही डिस्प्लेसमेंट भी है स्ट्रेट लाइन पे। टोटल डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन तो यहाँ बदला नहीं, बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो है d, और टाइम कितना है? t1 प्लस t2, d अपॉन d/2 v1 प्लस d/2 v2। ये कितना आ जाएगा? सॉल्व करिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, डी कॉमन लेके कैंसिल आउट करिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आराम से देखिए, सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। क्वेश्चन में आप एक लाइन और चाहे तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। स्ट्रेट पाथ पे ये सीधे चलता जा रहा है। कवर हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ मोशन विथ स्पीड v1। कौन सा स्पीड? वो बदलने वाला स्पीड नहीं है, कांस्टेंट। एंड रिमेनिंग हाफ विथ कांस्टेंट स्पीड v2। तो चित्र बनाया पहले, v1 से कितना दूर गया? मान लिया ये d डिस्टेंस है,
तो टोटल डिस्टेंस डी है, तो टोटल डिस्टेंस डी मान लिया, तो पहला हाफ t/2, दूसरा हाफ t/2। तो पहले हाफ में जाने में टाइम कितना लगा, d/2 अपॉन v1, तो d/2 v1। और दूसरे हाफ को कवर करने में कितना टाइम लगा, d/2 अपॉन डिस्टेंस, d/2 अपॉन स्पीड v2, d/2 v2। जिनके समझ में आ गया वो हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया प्रणय। अरे वाह, सॉरी। बहुत बढ़िया दिया। देखिए, आप यदि इस तरीके को समझने लगेंगे, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, a particle moving on a straight path without changing its direction, of motion. If it covers one third distance with constant speed v1 and remaining distance with constant speed v2, then find its average velocity for the complete journey. तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। मान लिया कि टोटल जर्नी तो ये डी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि टोटल डी आप कहते हैं जर्नी, तो इसका जो 1/3 पार्ट होगा ए, 1/3 पार्ट यदि मैं बात करता हूं, तो यहां से यहां, तो ये पूरा यदि आपने कह लिया डिस्टेंस डी, तो यहां से यहां हो गया d/2, d/3, 1/3 ना, डी का 1/3,
1/3 ऑफ डी या d/3। तो बताइए रिमेनिंग कितना हो जाएगा, d माइनस d/3, 2/3 हो जाएगा, 2d/3। अब पहले स्पीड है v1 और बाद में स्पीड है v2। पहले जो यहाँ से यहाँ टाइम लगेगा t1 कितना हो जाएगा, तो याद करिए फॉर्मूला क्या था, टाइम, जो भी डिस्टेंस आप देख रहे हैं और उसको स्पीड से हमने डिवाइड कर दिया, टाइम निकल के चला आया। ये तो हम फॉर्मूला जानते हैं। तो t1 हो गया d/3/v1, d/3v1। और फिर यहां से यहां तक का जो है b से c का टाइम t2, 2d/3/v2, 2d/3v2। अब हम जानना चाहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो है d और टाइम है t1 प्लस t2। t1 आ गया d/3v1 और t2 आ गया 2d/3v2। d तो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होने के कारण, नीचे d कॉमन ले लोगे और नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 1/v2 प्लस 2v1/3v1v2। ये हो जाएगा 3v1v2 अपॉन ट्वाइस v1 प्लस v2। तो जैसे ये 1/3 वाला है वैसे ही 1/4 वाला क्वेश्चन आएगा, 1/5 वाला क्वेश्चन आएगा। तो आपको चित्र बनाना है। डी खुद से आपने एज्यूम किया, देखिए वो कट पिट के भाग जाएगा, तो घबराना नहीं है। पूरा जर्नी मान लिया डी डिस्टेंस का, चाहे स्मॉल डी चाहे कैपिटल डी चाहे एल डिस्टेंस का, जो भी मानना होगा। और फिर 1/3 का मतलब आपको पता है, 1/3, 1/3 ऑफ डी। तो रिमेनिंग का मतलब तो डी में से d/3 को घटा लिया। क्या मैं पेज चेंज करूं? Yes, sir.
particle on a straight path moves with constant speed v1 for half of its total journey time, and with speed v2 for remaining time. Find its average velocity. क्वेश्चन नोट कर लीजिए और आप फिर से ट्राई करिए, फिर मैं भी समझाता हूँ।
आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए यदि डायग्राम बनाया है तो ध्यान से देखिएगा। ये कहानी जो है इसमें 2 स्पीड की तो बात की गई है। ये t/2 टाइम में, और पहले t/2 टाइम में क्या है कि v1 स्पीड है, और बाद के t/2 टाइम में v2 स्पीड है। तो आप कैसे लिखते हैं? डिस्टेंस जो लिखते हैं ये लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो ये तो हो जाएगा v1 इंटू t/2, और बाद वाला जो ये डिस्टेंस है मान लो इसे कह देते हो डिस्टेंस 1 d1। उसी तरह d2 कैसे लिखोगे? स्पीड इनटू टाइम, v2 इंटू t/2। अब जब हम लिखना चाहेंगे एवरेज वेलोसिटी, ये टोटल जर्नी का टाइम हमने मान लिया t। क्यों? क्योंकि कहानी में तो कुछ नहीं कहा गया। ये कहा गया हाफ जर्नी टाइम है v1 स्पीड और नेक्स्ट हाफ जर्नी टाइम है v2 स्पीड, और जर्नी स्ट्रेट लाइन पे है। तो जब हम इनको एवरेज वेलोसिटी वाले फॉर्मेट में ले जा रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी जैसे ही कहते हैं ना यहाँ, तो याद आता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। याद करिए, यहाँ टोटल टाइम टेकन तो आपने t माना है और डिस्प्लेसमेंट d1 प्लस d2। तो जब आपने टोटल टाइम माना है t, तो d1 हो गया v1 t/2 v2 t/2 अपॉन t, v1 प्लस v2/2। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो कुछ बच्चे इस तरह के केसेस में फॉर्मूला बना के याद कर लेते हैं, और फॉर्मूला में डाटा रखते हैं। जैसे स्पीड कह दे पहला 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 30 किलोमीटर पर आवर, हाफ जर्नी टाइम हाफ जर्नी टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 60 प्लस 30/2, 60 प्लस 30/2, 90/2, 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ध्यान रखिए केसेस तो ऐसे बहुत से हो सकते हैं, तो सबको हम फॉर्मूला बना के याद करेंगे तो काम तो नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ता है, डायग्राम बनाते हैं, एक छोटा सा आइडिया सोचते हैं डिस्टेंस टाइम स्पीड के रिलेशन को। ये रिजल्ट किन के पास आ गया है? क्या तीन आप सबके पास आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? क्या एक बार और समझाऊं? नो सर। यहाँ इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस जरूरी है। यदि आप लिखते हैं ना कांस्टेंट स्पीड होने पर, फॉर कांस्टेंट स्पीड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसको 10, 20, 25, 50 बार इस तीनों को लिखिए। सर मैं इनको याद कैसे रखूं? अरे यार ये तो बच्चे ये याद रखते हैं भाई, कार की स्पीड है, कार में बैठे हो, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और तुमसे कोई पूछे कि बताओ तो ट्वाइस 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे, तो डिस्टेंस कैसे पता करोगे? खुद ही पता है, 1 घंटे में 40, तो अगले में 40, तो 40 इंटू 2 80 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये तो जब तुम क्लास मतलब
1 2 3 में रहे होगे तब भी कर सकते थे, भले ही फॉर्मूला नहीं पता हो। अच्छा, कार की स्पीड पता है 40 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे में हम चले जाएंगे, 80 किलोमीटर चले जाएंगे, ये तो कॉमन सेंस से आप कर लेते थे। तो यहाँ उसको फॉर्मूला बना के हमने याद करना चाहा। तो डिस्टेंस, और ध्यान से देखो, इक्वल्स टू के राइट साइड में स्पीड प्रोडक्ट में है, तो लेफ्ट साइड लाओगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट साइड में बचा कौन, टाइम, दूसरा फॉर्मूला। उसी तरह स्पीड को छोड़ दो राइट साइड में, तो वो डिस्टेंस जो है उसके नीचे कौन चला आएगा, टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा स्पीड, या डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा टाइम, या डिस्टेंस इक्वल्स हो जाएगा स्पीड Yes, इनटू sir. टाइम। इन तीनों को सेट रखते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में अप्लाई करते हैं, और फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir.